हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज में ही स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने क्लास 1 देखी होगी सीडीपी की हमारी, तो अब सीडीपी की सेकंड क्लास है, चैप्टर वाइज ही मैं लेकर के चल रहा हूँ। वही टॉपिक आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आज जो हमारा टॉपिक्स है वो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये लेवल 1 है आपका। विकास ब्लैंक का सिद्धांत बताता है कि गामा कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो ये जो सिर से पैर है आपका है अधोगामी यानी प्रॉक्सिमल डिस्टल। सिर से नहीं बोला है, शरीर के सिरों से, ठीक है। सिर नहीं, हेड नहीं बोला गया यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी की बात करते हैं। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो किसके अंदर आएगा ये आपका समीप दूरविमुख आता है यानी प्रॉक्सिमल डिस्टल एपी होता है। कथन एवं कारण का सवाल देख लेते हैं। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है, क्योंकि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो क्या ये सही है? इंग्लिश में इसको देख सकते हैं आप। तो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। अगला सवाल ब्लैंक स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि ब्लैंक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। अगर आप देखेंगे पहले आपको ग्रॉस मोटर स्किल बताना भी फाइन। ग्रॉस का मतलब होती है बड़ी स्किल और फाइन मतलब होती है छोटी स्किल। तो अगर देखेंगे रनिंग तो दौड़ना भागना वगैरह किसमें आता है? ग्रॉस में आता है। चित्र बनाना बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अगला कथन एवं कारण का एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी समय के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है, क्योंकि विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। तो क्या है आपका ए और आर दोनों गलत हैं। क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों ही आपके क्या हैं? गलत है। अगला, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो किसको प्रदर्शित आपका करेगा? प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है। कि पहले कूदना छलांग लगाना, उसके बाद क्या कर रहा है? पहले फुटबॉल खेलना वगैरह सीखने से पहले क्या हो रहा है? कूदना छलांग लगाना मारना सीखते। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं आपको बताना है। विकास आनुवंशिक व पर्यावरण की अंतःक्रिया के उदाहरण, बिल्कुल सही है। विकास की हद कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। विकास की दर एक समान नहीं, एक समान तो नहीं रहती, एक समान सार्वभौमिक नहीं रहती। विकास सामान्य से विस्तृत होता, बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन इसका हो जाए। इनमें से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है आपको बताना है। कौन सा विकास सिद्धांत आपका नहीं है? विकास एक धारणी की एक आयामी, यही पहले ही नहीं है। विकास ऊपर से नीचे की केंद्र से और बाहर की ओर था, बिल्कुल सही। विकास आनुवांशिक पोषण से प्रभावित होता, बिल्कुल सही। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष, बिल्कुल सही। ये ऑप्शन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र में पर लागू होता है? सेफेलोकॉडल, सिर से पैर। ठीक, अभी किस में आएगा आपको? सिर से पैर में। तो सीधी सी बात है, गामा के विकास के अंदर आता है, मोटर डेवलपमेंट के अंदर आता है। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो उदाहरण किस ओर संकेत करेगा? विकास की दिशा अधोगामी की ओर करेगा, यानी डेवलपमेंट प्रॉक्सिमल डिस्टल। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो यह विकास के सिद्धांत किस ओर इशारा करेगी? अधोगामी यानी प्रॉक्सिमल डिस्टल। आप सभी को इनको डिटेल में पढ़ना हो तो इस मैंने आपको यूपी टेट में पढ़ाई हुई है, सेम चीज़ें हैं, आपको कुछ अलग नहीं है। अगर आप कहोगे तो अलग से भी वीडियो बना देंगे, कोई ऐसी नीड तो नहीं रहेगी वैसे मेरे हिसाब से। अगर आप उनको ही फॉलो कर लेते, बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं, हमको एक बार देख सकते हैं जा करके वहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से विकास का कौन सिद्धांत प्रस्तावित करता है? ये बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियां नियंत्रित कर पाते हैं। तो ये किसके अंदर आपका आएगा? ये अधोगामी के अंदर, प्रॉक्सिमल डिस्टल। देखिए प्रॉक्सिमल डिस्टल कितने सवाल पूछे गए। विकास के कौन सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य शरीर की से बाह्य सिरे की ओर होता है? आप सभी देख लीजिए, आपके सामने कितने सारे क्वेश्चन आए प्रॉक्सिमल डिस्टल से। ये भी प्रॉक्सिमल डिस्टल ही है। देखिए सेफेलोकॉर्डल मतलब सिर से पैर, ठीक। प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंटर टू फा, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत ये दर्शाता है कि विकास दिशात्मक सिर से पैर हो? आप बता देना, सिर से पैर।
सिर से पैर, तो किसमें शीर्षगामी आ जाएगा, ठीक है, सेफेलोकॉर्डल। देखिए आपका 2021 पूछा गया है। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना व उछलना सीखती है, या विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? फिर से सवाल वही देख रहे हैं, तो किस सिद्धांत को दर्शाएगा? विकास के पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। विकास अभी आयाम नहीं, विकास प्राकृतिक सततगामी नहीं, परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास प्रभावित करते हैं नहीं। ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। लेवल 2 यानी आपका जूनियर के लिए है, जूनियर के सवाल है। विकास ब्लैंक शरीर के मध्य से बाह्य की दिशा में होता है, तो अच्छा हाँ पहले चल, विकास ब्लैंक तो किसमें, शरीर के मध्य से बाह्य की दिशा में होता है, बिल्कुल सही है। नीचे से ऊपर की ओर नहीं, ऊपर से नीचे होता, बल्कि एक आयामी नहीं, बहुआयामी वातावरणीय कारकों पर प्रभावित नहीं, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होता है। तो अच्छा नहीं लिखा है, हाँ तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। कथन एवं कारण, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित हैं, क्योंकि विकास सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, तो सही विकल्प चुनना है आपको। तो बिल्कुल सही बात है, ये और आर दोनों सही सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना, तो ये किसके अंदर आपको कहा जाएगा? ये आ जाएगा विकास का एक क्रमबद्ध। विकास कैसा होता है? क्रमबद्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है, जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में होता है? इसमें आ जाएगा आपका शीर्षगामी में। विकास का कौन सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? तो आपको बताना है किस पे होता है आपका, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत इसको बोलते हैं। डेवलपमेंट चेंजेस, विकासात्मक परिवर्तन अत्यधिक अप्रत्याशित है? नहीं। मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेजी से होता है, फिर एक पठार? नहीं, रुकता थोड़ी ना है, आगे जाकर के बढ़ता रहता है। व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, बिल्कुल सही जवाब। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र है? नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूर मुखी अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? बाह्यों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है, बाहों की। विकासात्मक परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से, तो बिल्कुल सही जवाब, बाकी सारे गलत। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये किसको दर्शाएगा आपके? ये आपको दर्शाएगा पृथकता को, यानी इंडिविजुअलिटी को। अगला सवाल, जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती है। जब वह नृत्य करती है तो उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। यह उदाहरण विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये आप किसको दर्शाएगा? विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है? तो किसको संदर्भित किया जा सकता है आपका? ये आपके ऑप्शंस हैं। विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करता, बिल्कुल गलत। समीप दूरीमुख है विकास? नहीं। विकास शीर्षगामी? नहीं। विकास आनुवंशिकता व परिवेश के बीच अंतर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। हेरिडिटी से सवाल है आपको। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो बाकी का टॉपिक, जिसे को हम लोग शारीरिक विकास बोलते हैं, उसका हमारा टॉपिक है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा खैर क्वेश्चन नहीं है, हमको लगा 4 ही 5 से बनाकर पूछे जाते हैं। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो कौन सा है आपका? एक पैर का पर संतुलन करना। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए और आर दोनों ही क्या है, गलत हैं आपके। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना पर और रचना करने से है? तो इसका हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र। आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बच्चों का या के शारीरिक विकास ब्लैंक में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं ना, केवल गुणात्मक नहीं। कि सटीकता में विकासात्मक प्रतिमानों की तुलना करने में भविष्यवाणी की जा सकती है? नहीं। एक व्यवस्थित अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों में विकास की दर अलग अलग। बिल्कुल सही जवाब, सबसे बढ़िया आंसर आपका। चलिए हम लोग आगे पॉइंट बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है वो वंशानुक्रमण पर्यावरण से जो और कुछ क्वेश्चन बने इंपॉर्टेंट वाले, वो आपका है सवाल। तो चलिए बिना किसी देरी के आज उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं, उन्हीं को आगे करते हैं कंटिन्यू। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? तो ये किसका परिणाम हो जाएगा आपका? आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। देखिए आपको बताते जा रहे हैं किसका है। अब ये पहले ही टॉपिक चल रहा है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। जो कल की वीडियो थी, जो आज की पूरी वीडियो रहेगी, टोटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ही रहेगी आपकी। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? तो कौन निर्धारित होता है आपका? आंखों का रंग। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम होगा? आनुवंशिकता व वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया। ये तो एकदम याद ही कर लीजिए, एच इंटू ई। ठीक है, सीधा सीधा पूछ देगा। एच प्लस ई होगा, एच डिवाइडेड बाई ई होगा, एच माइनस ई होगा, एच इंटू ई होगा। किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? तो किससे प्रभावित होता है आपका? केवल वातावरण से। शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ठीक है, ब्लैंक, ये किससे होगा? मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होता नहीं, वंशानुगत होता है। बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना है, ठीक है। या इंग्लिश में आप देख सकते हैं, सभी इंग्लिश हिंदी में दोनों में है आपका। तो किसके लिए सही है आपका? परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव को बदला जा सकता नहीं। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेश कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आनुवंशिकता व परिवेश दोनों में भूमिका निश्चित होती है और इसे बदल सकते हैं भाई। विकास यही बच्चा, विकास से विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश सापेक्ष प्रभाव अलग होता है। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक, थोड़ा जूम कर लेते हैं, छोटा लग रहा हो। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक व सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? तो किसको करते हैं ये? लालन पालन को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णता आनुवांशिक है? तो किस पर है आपका? आंखों का रंग। ठीक, बिल्कुल सही। बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बुद्ध, आंखों का रंग, यही हो जाएगा ए का फर्स्ट। ये अब देखिए कंफ्यूज होने कितने ऑप्शन दे दिए गए। अब बहुत से लोग यही लगा देंगे सबसे ज्यादा सिंह दिख रहा है, लेकिन ये बताओ पहला आंसर कर लीजिए। चीजों को आपको फोकस करना है, जानकारी हो तभी आप उनको बता पाओगे। वातावरण व आनुवांशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? तो किसके लिए आपकी जिम्मेदार है? या कि शारीरिक, सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी आपके सामने एक ईवीएस एक्सप्रेस सीरीज चल रही है, ठीक है, ईवीएस की एक्सप्रेस सीरीज चल रही है। उसमें आपके कुछ जीएस के फैक्ट्स भी हम लेकर के आ रहे हैं, साथ ही साथ मतलब उसी में क्वेश्चन रहते हैं। तो जिनका भी सीटेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? सीटेट प्राइमरी वाला, उसमें क्लास नंबर आपकी अप्रॉक्स 8th या 9th के आसपास आएगी, ठीक है, अप्रॉक्स के आसपास मैं बता रहा हूँ। सब परिवार वगैरह, ठीक है, ये सब थीम्स वगैरह भी हम आपके सामने वहाँ पे करवाएं, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और बाकी जिनका जूनियर है वो तो ये ईवीएस सीरीज को, एक्सप्रेस को पूरा ही देखें, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीटेड वाले। तो ये मत समझिएगा कि सीटेड में अगर वहाँ मेंशन नहीं कि सुपर टेट लिखा है तो खाली वही है, क्योंकि जो सुपर टेट में हम आपको करा रहे हैं वो सारे पेपर का निचोड़ करा रहा है, ठीक है, सारे पेपर क्या करा रहा है? निचोड़ करा रहा है, वन लाइनर बना करके।
जैसे आपका यूपी टेट, सी टेट, रीट, राजस्थान, उत्तराखंड टेट, सभी पेपर के आपके जीएस वगैरह क्वेश्चन, ईवीएस क्वेश्चन साथ में करा, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अगले हम सवाल पे चलते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? तो भाई बताएं किसका परिणाम? केवल आनुवंशिकता नहीं, वातावरण नहीं, दोनों का ही होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, परस्पर अनुक्रिया द्वारा। सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट करें, डेवलपमेंट के हमारे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट वगैरह देखने जा रहे हैं, कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं डेवलपमेंट के, और उनको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो कौन सा सही है? विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल सही जवाब। केवल, अब यहाँ से देखिए केवल ही शब्द हट गया, विकास केवल वातावरण हट गया, विकास की प्रक्रिया एक दिशा नहीं बहुदिशीय होती है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म कौशल का के उपयोग का एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? घसीट कर लिखना। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल का उपयोग का कौन सा एक उदाहरण है? तो कौन हमारा है? घसीट कर लिखना। दो दो बार रिपीट हो। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है, क्योंकि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। या आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें, कि रूमी कुड मेक 2 वर्ड्स utterance at 18 months with Pooja, while Pooja did so at 24 months. So Pooja is definitely development delayed because development milestones accurately predict the exact age of achievement of set goals for children. इसका क्या हो जाएगा? दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे? गलत हो जाएंगे। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चे द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विशब्दी को, 2 वर्ड्स उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो तार प्रसिद्ध वाचन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तार प्रसिद्ध वाचन, टेलीग्राफिक स्पीच। ब्लैंक इज अ सेंसिटिव पीरियड। भाषा विकास संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो कौन सी हमारी होती है? प्रारंभिक अवस्था। शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सही विकल्प चुने। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए और आर दोनों ही सही है, सही व्याख्या करता है। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास ब्लैंक होता है। तो ये कैसा होता है? आपका संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। अभिकथन और कारण, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है, क्योंकि भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। तो केवल उसी का उत्पाद है? नहीं भाई, दोनों ही गलत होते हैं। तब निभाता है, केवल उसका उत्पादन नहीं आपका। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? तो आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों से ही हो जाए। संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन आपका सही है? संवेग स्मृतियों के कूट लेखन व पुनराप्राप्ति में सुसाध्य करते हैं, यानी इमोशन फैसिलिटेट्स द इनकोडिंग एंड रिट्राइवल ऑफ मेमोरीज। What task should be focused upon in a socio-constructivist classroom? सामाजिक संज्ञानात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउंग क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। टास्क दैट रिपीटेटिव मैकेनिकल, नहीं। टास्क बेस्ड रिकॉलिंग द टेक्स्ट, बिल्कुल नहीं। टास्क दैट डू नॉट परमिट क्वेश्चनिंग, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा? जो चुनौती हो समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे, उसी को बढ़ावा दे। विकास के अनुदैर्ध्य अधोमुखी, यानी किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाएगा? विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाएगा? शीर्षगामी।
अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो, तो इस अवस्था में विद्यार्थियों किस तरह के भाव का एहसास करेगा? कुंठा का, यानी फ्रस्ट्रेशन। कथन एवं कारण: भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है, इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। आप सभी को चल गया केवल वाला है तो हटा ही देना, बिल्कुल गलत, क्योंकि शुरुआती भाषा वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण के दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज देखिए, अगर ये गलत, हाँ एक चीज देखिए, अगर आपका ए गलत है, बाई चांस एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, अगर आपका ए गलत निकल रहा, कथन गलत निकल रहा, तो फिर आर भी गलत ही होगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए कहीं और किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया कि ए गलत है या आर सही है, सब में ही आर सही दिया, खाली एक ऐसा यही ऑप्शन है इसमें ए और आर दोनों ही गलत, तो आप सीधा अगर ए गलत मालूम पड़ा तो आपको बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ए और आर दोनों ही गलत हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक, अब नए टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नया टॉपिक हमारा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं जो हम लोग होती हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन आए थे। लगभग इन सब टॉपिक में 10-11 ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रिपीट हुए हैं। स्टार्ट करते, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षा शास्त्री उपागम और मूल्यांकन में विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए छोटा करने के लिए थोड़ा सा स्पीड में लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? छात्रों में कमियों को पहचानने और उन्हें ठीक करें। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? तो किसमें मदद करेगा? आपका संलग्न व संदर्भित करने में। मानकीकृत व कठोर पाठचर्या का पालन करना, सॉरी, कक्षा में सांस्कृतिक व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? तो कौन सी नीति प्रभावी होगी? विशेषताओं विभिन्नताओं को अभाव के रूप में देखना बिल्कुल सही जवाब। कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को अधिगम में विविध अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाए। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्ति अपनानी चाहिए? तो किस तरह की अपनानी चाहिए? लचीलेपन व भाव रखते हुए बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना। अधिगमकर्ता में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? स्कूलों को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी इन अ क्लासरूम विद डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अ टीचर को क्या करना चाहिए? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को पक्ष पोषित और सम्मानित करना चाहिए, यानी इंडिविजुअल कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज द प्राइमरी। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति बनानी चाहिए। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? यहाँ पे उनको हम लोग देखते चलते हैं। तो कक्षा के सभी अधिगम को आर्थिक पृष्ठभूमि और जाति की ओर इशारा करना नहीं, अधिगमकर्ताओं को अपने अनुभव साझा करने के मौका देना, बिल्कुल महत्व देना, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हट जाएगा। देखिए काफ़ी चीज़ें आप इनसे भी देख सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड्स भी। जानबूझकर भी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों की कक्षा में बहिष्कार करके, तो बहिष्कार तो करना ही नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी हट गया, थर्ड भी हट गया, थर्ड भी हट गया। देखिए अगर देखा जाएगा थर्ड किसी ने पहले पढ़ लिया होता तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाता कि भाई थर्ड सारे में हट गए, सभी में थर्ड था, यही सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला सवाल, बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? टालने की बात हो रही है। तो लड़कियां कला में अच्छी होती है और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, जैसे वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना, ये हमें टालना चाहिए, ना कि इसको प्रोत्साहन करना चाहिए। विकास
का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। शीर्षगामी की बात कर रहा है, कैसा प्रतिपादित करेगा? विकास सिर से पैर की ओर, सेफेलोकॉर्डल की बात चले ना, सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल किसकी? सिर से पैर, हेड टू टो। बाल विकास में ब्लैंक से ब्लैंक तक होने वाली वृद्धि का व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक की? तो गर्भाधान से किशोरावस्था। ठीक, बाल विकास में है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज स्टडी ऑफ पैटर्न ग्रोथ एंड चेंज टेकिंग प्लेस फ्रॉम। ग्रोथ की यहाँ बात कर रहे थे कि वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है, तो गर्भाधारण से किशोरावस्था। ठीक, वृद्धि का। बाकी अगर विकास की बात करते हैं, सिर्फ विकास में बात करते हैं, पैटर्न ऑफ ग्रोथ की जगह अगर डेवलपमेंट बोलता तो अंत तक चलता, वोम टू टोम। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से सुदृढ़ से सटीकता से मापा जा सकता है, क्योंकि विकास का स्वरूप व अनुक्रम, विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। क्या होगा? समान होती है। तो इसका क्या आपका हो जाएगा सही आंसर? ज़्यादा कम जूम हो गया, ज़्यादा जूम कर देता। तो दोनों ही गलत है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं बोला गया बच्चों के विकास की प्रगति एक दूसरे से तुलना करके सही ढंग से, तुलना करनी नहीं, आपने बताया ना, आपको एक ट्रिक बताई थी, ए अगर गलत है तो ए खाली गलत आपका इसमें ही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता है? तो ये कैसी एक प्रक्रिया है आपकी? ये निरंतरता का सिद्धांत है। इसका अंत नहीं होता, निरंतर चलती रहती। कैसा है? निरंतरता। तो यही आपके टोटल आज की क्लास थी हमारी। इसमें हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। वो हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर हमारा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जिसकी हमारी दो पार्ट में वीडियोस थी। अब जो हमारे सामने आपके सामने स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे, जिसमें हमारा जेंडर, जो जेंडर हमारा है, ठीक, जेंडर जिसको एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, उसका हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसके हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। और जिन भी भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या लाइक न किया हो, तो वीडियोस को देखने के साथ साथ उनको लाइक भी किया करें। ओके, थैंक यू क्लास।